तो हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम, जिसे हम लोग शेर शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसका कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज़, प्लेसमेंट्स, यानी कि जितना डाउट है आपको इस कॉलेज के रिगार्डिंग, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ओवरव्यू का बात करेंगे। तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो इंस्टीट्यूट का नाम है हमारा शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम। इसे शेर शाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सासाराम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो ये कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है, 100% गवर्नमेंट है, एकदम प्रॉपर सरकारी का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होगा यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने के बाद। अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, कब इस कॉलेज का स्थापना हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2016 में हुआ था, यानी कि अभी तक इस कॉलेज का 7 साल हो चुके हैं निर्माण होते हुए। अगर लोकेशन का बात करें कि कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कॉलेज रोहतास डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, सासाराम के अंदर। देखिए सासाराम का जो लोकेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है, यहाँ पर शेरशाह का मकबरा वगैरह भी है, तो ये काफ़ी अच्छा शहर भी है, और जो इसका लोकेशन वगैरह है काफ़ी सही है। यहाँ टूरिस्ट पैलेस वगैरह भी, आप जा करके वहाँ पर हैंग आउट वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, मौज मस्ती एकदम प्रॉपर चिल मार सकते हैं। काफ़ी सही जगह है सासाराम, तो यह एक प्लस पॉइंट रहता है इस कॉलेज के लिए। अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन कराएंगे, तो बेसिकली 2 तरीके होते हैं हमारे पास, 2 एग्जाम्स होते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम बिहार के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन करा सकते हैं। पहला है हमारा जेई मेन, दूसरा है हमारा बीसीईसी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस जेई मेन को दिया जाता है, क्योंकि जेई मेन से पहले सीट भरे जाते हैं, और उसके बाद जो सीट भर जाता है, जो बचता है सीट, उसके बाद उसमें बीसीईसी के थ्रू हमारा एडमिशन होता है। यानी कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है जेई मेन। हम लोग भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कट ऑफ्स के बारे में, तो जेई मेन के कट ऑफ का ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीसीईसी यहाँ पर टेम्परली वर्क कर रहा है। जिस दिन जेई मेन से पूरा सीट भरने लगेगा बिहार इंजीनियरिंग में, उस दिन से बीसीईसी को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बीसीईसी एग्जाम होना बंद हो जाएगा। तो जेई मेन आप अपने लाइफ में 3 साल तक दे सकते हैं। पहला जब आप 12th का आप ईयरिंग कर रहे हैं, दूसरा 12th के 1 साल बाद, और तीसरा 12th का 1 साल बाद देने के 1 साल बाद। यानी कि अगर आप 12th 2020 में कर रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को 2022 तक दे सकते हैं, 3 चांस रहता है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्राइटेरिया यही कि आपको 12th में पास होना पड़ेगा, और आपका पीसीएम होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। पीसीएम क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ये आपका 3 चीज़ होना चाहिए। इसके आधार पर आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी आसान एग्ज़ाम होता है, बिहार इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं होता है। तो इस एग्ज़ाम को दे करके आप शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। तो अगर इस कॉलेज का कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का बात करें कि इस कॉलेज में कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं और क्या क्या ब्रांचेज हैं, और उन ब्रांचेज में कितना कितना सीट्स प्रेजेंट है, तो इस कॉलेज में सिर्फ बीटेक कोर्स कराया जाता है। बीटेक जो कि ग्रेजुएशन कोर्स होता है, 4 साल का होता है, एक टेक्निकल डिग्री, ठीक है। अगर ब्रांचेज का बात करें तो यहाँ पर ब्रांचेज हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ये हमारे ब्रांचेज है जो कि शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें कि इनमें कितने कितने सीट्स प्रेजेंट हैं, तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 90 सीट प्रेजेंट है। इस बार इस कॉलेज का सीट बढ़ा भी है, पहले इसमें 60 ही होते थे, बट इस बार बढ़ा करके 90 कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि हमारा ट्रिपल ही होता है, उसमें 60 सीट प्रेजेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 60 सीट प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि एफिलेटेड है VLSI डिज़ाइन एंड टेक के साथ, उसमें 30 सीट प्रेजेंट है। और माइनिंग इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीट प्रेजेंट है शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम के अंदर।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ का कि इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको कितना परसेंटाइल या फिर यूजीएससी में कितना रैंक लाना पड़ेगा ताकि आपको इस कॉलेज में एक स्पेसिफिक ब्रांच मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग का। माइनिंग इंजीनियरिंग का सबसे पहले कट ऑफ देखेंगे परसेंटाइल में, इसके बाद हम लोग रैंक में भी देखेंगे, लेकिन यूजीएससी रैंक में जो कि बिहार के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद निकलता है, लेकिन जो जेईई मेंस हमारा डायरेक्ट परसेंटाइल आता है, सबसे पहले उसका कट ऑफ देख लेते हैं। तो अगर माइनिंग इंजीनियरिंग का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इस कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अब अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इस ब्रांच में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इस ब्रांच में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन कराने के लिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन कराने के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन कराने के लिए। इस कॉलेज का जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सीएससी ब्रांच वो काफ़ी सही है, यहाँ से काफ़ी सही सी प्लेसमेंट्स गए हैं, काफ़ी बच्चों ने स्टार्टअप भी किया है। देखिए स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि स्टार्टअप सक्सेसफुल हो ही जाए, स्टार्टअप अगर फेल भी होता है तो उसका एक रहता है कि बच्चा एक स्टार्टअप किया तो उसका ये सीईओ था या फिर सीटीओ वगैरह था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है कि आपको एमएनसीज होती है जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जहाँ पर आप जॉब लेने जाते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ से स्टार्टअप वगैरह भी हुआ है, बच्चा ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से आपका एक बढ़ जाता है, जैसे कि जो होता है ना जॉब देने का टेंडेंसी, तो वहाँ से आपके लिए आसान हो जाता है जॉब वगैरह क्रैक करना। ठीक है,
तो वो था हमारा बेसिकली जेई मेन के परसेंटाइल के ऊपर का कट ऑफ, यानी कि जेई मेन में आप कितना परसेंटाइल लाते हैं तो आपका एडमिशन किन किन ब्रांचेस में होने वाला है। देखिए जैसे ही जेई मेन का हमारा एग्जाम होता है उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होता है यूजीएससी के अंदर, जहाँ पर यूजीएससी का हमारा एक रैंक कार्ड निकलता है, वो रैंक कार्ड हमारा मेन रैंक होता है, उस रैंक के अनुसार हमारे कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग बताया गया कि कितना आपका रैंक आ रहा है, जो कि यूजीएससी रैंक है जिससे आपको कॉलेज मिल रहा होगा। याद रखिएगा कि ये जेई मेन का रैंक नहीं है, ये यूजीएससी रैंक है। यूजीएससी रैंक कब पता चलता है? जब आप जेई मेन का एग्जाम दे देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि आपका कितना रैंक आने पर कौन सा ब्रांच मिल सकता है। जैसे कि अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईबीसी कैटेगरी के लिए, तो ईबीसी कैटेगरी के लिए लास्ट बार हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रैंक गया था 5303 से 6478 तक गया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी के बारे में, ईबीसी के बारे में, आरसीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, एससी के बारे में, ईबीसी के बारे में या फिर बीसी के बारे में, सारा चीज कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यूजीएससी का मैकेनिकल ब्रांच के लिए कट ऑफ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपका कैटेगरी है कि आप अगर कितना रैंक आपका यूजीएससी में आ रहा है तो आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा होगा। ठीक है, अगर सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी देख सकते हैं कि आपका कितना यूजीएससी रैंक आने पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे कि जो हमारा यूआर कैटेगरी होता है वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए होता है। अगर इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो इसका रैंक पहला रैंक गया था हमारा, यानी कि ओपनिंग रैंक था 244, आप देख सकते हैं, और क्लोजिंग रैंक हमारा गया था 3111 तक। यानी कि अगर इतना के बीच में अगर आपका यूजीएससी रैंक आ रहा है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा यूआर कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी कैटेगरी आप यहां से देख सकते हैं कि आपका कितना अगर रैंक आ रहा होगा यूजीएससी में तो आपको कौन सा ब्रांच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपके कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, तो सारा चीज यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ दिया गया है यूजीएससी के अंदर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको आपके कैटेगरी के रैंक के अनुसार, यूजीएससी रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कट ऑफ दिया गया है यूजीएससी का। आप देख सकते हैं आपके कैटेगरी के अनुसार कि आपको ये ब्रांच मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर मैंने सारा डिटेल दे दिया, आप जाकर के खुद से चेक कर लीजिए आपका अगर रैंक मैच कर रहा है, अगर इसके अंदर आ रहा है जो भी यहाँ पर क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक दिया गया है, अगर इसके अंदर आ रहा है तो आपका फोर्थ श्योर इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उस रैंक के अंदर। ठीक है, तो मैंने परसेंटाइल वाला भी कट ऑफ बता दिया और यूजीएससी वाला भी कट ऑफ बता दिया। आप यहाँ से सारा चीज अपना सारा डाउट यहाँ क्लियर कर सकते हैं खुद से देख करके कि आपका इतना परसेंटाइल पर या फिर आपका इतना यूजीएससी रैंक पर ये आपको कॉलेज मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कैंपस फैसिलिटीज का। कैंपस फैसिलिटीज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा कॉलेज लाइफ में, क्योंकि सब लोग चाहते हैं यार कि कॉलेज लाइफ प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए, एकदम स्टाइलिस्ट जाएं, एकदम हवा में उड़े, ऐसा कॉलेज लाइफ होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलेज लाइफ हमारा बेसिकली डिपेंड करता है कैंपस फैसिलिटीज के ऊपर कि क्या क्या कैंपस में फैसिलिटीज है, क्या क्या आप जाकर के एक्सप्लोर कर रहे होंगे कॉलेज के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर क्या होता है हमारा, जो कि हमारा कंप्यूटर लैब होता है, जहां पर जाकर के आप सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे। तो आपको इस कॉलेज में एक बहुत ही अच्छा सा फर्निश्ड कंप्यूटर सेंटर मिल रहा होगा, जहां पर जाकर के आप प्रॉपर कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइब्रेरी भी मिलेगा, लाइब्रेरी जहाँ पर बहुत सारा बुक्स रखा हुआ होता है। इस कॉलेज का लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप जो भी बुक ढूंढिएगा जो कि आपका सिलेबस का है सारा बुक आपको मिल रहा होगा। आप जाइए फ्री में बुक लीजिए और इशू करा कर अगर जितना मन उतना पढ़िए, फाड़िएगा मत, ठीक है, फाड़ना नहीं रहता, नहीं तो फिर उसका देना रहता है चार्ज। ठीक है, तो पढ़िए प्रॉपर, आप जो मन सो बुक जितना मन उतना दिन के लिए ले सकते हैं। वैसे वैलिडिटी होता है 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपको पढ़ करके देना रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर के रिन्यू वगैरह करा सकते हैं उस बुक को। इस कॉलेज में आपको एक अच्छा सा ऑडिटोरियम भी मिल रहा होगा। ऑडिटोरियम क्या होता है? ऑडिटोरियम एक ऐसा पैलेस होता है जहाँ पर आपका सारा पार्टीज वगैरह होते हैं, फेस्ट वगैरह। जैसे कि अगर आप कॉलेज में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते से आपको फ्रेशर पार्टी वगैरह मिलेगा, या फिर जो आपका सीनियर जो पास आउट होते हैं उनको फेयरवेल पार्टी वगैरह मिलता है। तो सारा चीज़ ऑडिटोरियम में ही होता है, तो काफ़ी सही है इस कॉलेज का ऑडिटोरियम। मैंने खुद जा करके विजिट किया था। बेसिकली ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही कॉलेज है, मैं खुद रोहतास से बिलोंग करता हूँ और ये रोहतास का ही है, तो मैं इस कॉलेज में प्रॉपर घूमा हूँ। इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है, ऑडिटोरियम भी काफ़ी सही है। यहाँ आपका स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं, जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं ना स्मार्ट बोर्ड वगैरह पर, तो सारा चीज़ आपका स्मार्टली चलता है यहाँ पर क्लासरूम्स एंड लैब्स भी है। जितने भी ब्रांचेस हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनके प्रॉपर क्लासरूम्स भी हैं यहाँ पर और प्रॉपर लैब्स भी हैं यहाँ पर। तो आपका सारा चीज़ इन डिटेल प्रैक्टिस हो रहा होगा।
सारे लैब्स फुल्ली फर्निश्ड हैं, सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। आप जा करके आपका जो भी ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच है आपका, सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह, लैब्स वगैरह प्रॉपर चलता है इस कॉलेज में। तो आप सारा चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको हॉस्टल्स भी मिलेगा। ऑब्वियस बात है यार, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको गर्ल्स हॉस्टल्स और बॉयज़ हॉस्टल दोनों मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 2 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल, जो कि काफ़ी हैं इतने ब्रांचेस में, जितने सीट्स है सबको हॉस्टल में रहने के लिए, ठीक है। आप जाइएगा तो आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्टल यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, कि हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रहा होगा, तो हॉस्टल में काफ़ी सही फैसिलिटीज़ मिलता है। सबसे पहला बात, यहाँ पर लिफ्ट आपको मिल रहा होता है। आप लिफ्ट से किसी फ्लोर पर जा सकते हैं, आपको सीढ़ी वुढ़ी चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कामचोर हैं मेरे जैसा, तो आप डायरेक्ट लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर टीवी रूम भी मिला होगा, जहाँ पर बहुत बड़ा सा टीवी लगा होगा, जहाँ पर जाकर के आप आराम से चिल कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। हॉस्टल में आपका वाईफाई भी लगा होगा, जहाँ पर आप बिना जितना मन उतना वेब सीरीज़ वगैरह या फिर जो भी क्लासेस वगैरह आपको करना है, आप सारा चीज़ वाईफाई की हेल्प से कर सकते हैं। यानी कि बहुत काफ़ी जितना आपका फैसिलिटी होना चाहिए एक हॉस्टल के अंदर, सारा चीज़ आपको मिल रहा होता है। लॉन्ड्री रूम रहता है, आपका वॉशिंग मशीन रहता है, वाटर कूलर रहता है, आरओ रहता है। यानी कि जो जो चीज़ एक बेसिक नीड होता है सबको रहने के लिए, उससे आपको अच्छा ही मिल रहा होगा इसके हॉस्टल के अंदर। अगर कैफेटेरिया का बात करें तो हाँ, इस कॉलेज में कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन भी है, काफ़ी सही कैंटीन है, जहाँ पर जा कर के आप चिल आउट या फिर हैंग आउट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। या फिर आप लकी हैं, आप जाते जाते ही गर्लफ्रेंड बना लिए, तो आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी कैंटीन में जा कर के बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम। यानी जो भी होता है ना चिल आउट हैंग आउट, जो पढ़ाई से बोर होने के बाद इंसान जाता है कि चलो अब कैंटीन में बैठा जाएगा, दोस्तों के साथ मौज किया जाएगा, तो सारा मौज आप कर रहे होंगे, क्योंकि इसका कैंटीन भी काफ़ी सही है। कैंटीन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ इस कॉलेज में। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स सेंटर भी मिलेगा, स्पोर्ट्स जो कि हर मंथ यहाँ पर कराया जाता है। सारा स्पोर्ट्स आपको मिलेगा, क्रिकेट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कैरम, यानी कि सारे इंडोर और आउटडोर, वॉलीबॉल, सारा चीज़ आपको प्रॉपर मिल रहा होगा। और इस कॉलेज का स्पोर्ट्स में बैकग्राउंड अच्छा है, यहाँ से बहुत लोगों ने जैसे कि मेडल वगैरह भी जीता है। जैसे कि आपको पता होगा कॉलेजेस में इंटर कॉलेज मैच भी होते हैं और इंट्रा कॉलेज मैच भी होते हैं। इंटर कॉलेज मैच जो कि टूर्नामेंट वगैरह दूसरे कॉलेज से होते हैं, उन्हें इंटर कॉलेज मैच बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी जीत करके आया। और इंट्रा कॉलेज मैच जो कि कॉलेज के अंदर ही स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, तो उसमें भी सही ऑब्वियस सा बात है यार, कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स होगा तो कॉलेज के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और जो जीतेंगे वो कॉलेज के ही होंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी सीन काफ़ी सही है, सारा स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको गार्डन भी मिलेगा। ऑब्वियस बात है यार, कॉलेज है तो कैंपस होगा और कैंपस है तो गार्डन तो होगा ही होगा। तो काफ़ी सही आपको यहाँ पर गार्डन मिलेगा, काफ़ी अच्छा अच्छा प्लांट्स एकदम सजा करके लगाए हुए हैं, एकदम रोड के अगल बगल। आप एकदम फील करेंगे जैसे कि जो होता है ना पार्क वाला फील, एकदम पार्क वाला फील आपको आने वाला है इस कॉलेज के अंदर। तो ये इस कॉलेज का कैंपस फैसिलिटीज़ हो गया, जो कि एक इनफ है किसी भी कॉलेज में सर्वाइव करने के लिए, अपने कॉलेज लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। यानी कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, आप यहाँ से बीटेक कंप्लीट करना चाहते हैं, तो 4 साल में आपका कितना फी लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, क्योंकि जनरल और ओबीसी कैटेगरी का जो फी है वो लगभग सेम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले से बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ी का। तो एडमिशन फ़ी आपको एडमिशन कराने से ही देना होगा, जो कि है 2630 रुपया। इसमें बहुत सारा चीज़ इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। 2630 रुपये के अंदर जो आपको एडमिशन कराते समय ही ले लिया जाएगा। देखिए ये फ़ी कभी कभी वेरी भी करता है, बट ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। लास्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम 2630 रुपया लगा था, हो सकता है इस बार 2700 या फिर 2800 लग जाए, इतना ही वेरी करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्यूशन फ़ी का बात करें कि आपका ट्यूशन फ़ी कितना लगने वाला है, यहाँ से जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, जो आपका एकेडमिक्स का खर्चा होने वाला है वो कितना लगने वाला है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ट्यूशन फ़ी लगता है वो पर सेमेस्टर लगता है। अब सेमेस्टर क्या होता है, तो सेमेस्टर एक टाइम ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, ठीक है। जैसे कि ईयर होता है 12 मंथ का, वैसे ही सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, ठीक है। तो 6 मंथ में जो आपका ट्यूशन फ़ी लगने वाला है, यानी कि जो आपका एकेडमिक का पढ़ाई लिखाई का खर्चा आने वाला है इस कॉलेज के थ्रू, वो आपका मात्र 120 रुपया आता है यार। यानी कि पर मंथ 20 रुपया। सोच सकते हैं कितना कम फी लग रहा है इस कॉलेज में, पर मंथ 20 रुपया के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में। मैं तो इस कॉलेज को वन ऑफ द जैसे बेस्ट कॉलेज मानता हूँ जो भी बिहार इंजीनियरिंग में कॉलेजेस हैं, क्योंकि इनका फी काफ़ी कम है यार। ये जो आउटपुट दे रहे हैं, जो भी जॉब्स दे रहे हैं, माना कि अभी बिहार इंजीनियरिंग का जॉब्स उतना अच्छा नहीं जा रहा है, बट उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लेकिन फी भी तो देखो, ये लोग पैसा ले कहाँ रहे हैं। 120 रुपया पर सेमेस्टर, 20 रुपया मंथ, क्या ही लग रहा है यार।
अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर सेमेस्टर वाइज़ होता है, यानी कि हर 6 मंथ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो आपका एग्ज़ाम फ़ी 3700 रुपये लगने वाला है एक सेमेस्टर का। ये थोड़ा हमको ज़्यादा लगता है, इसको कम करना चाहिए थोड़ा-सा, बट ठीक है, इतना कम फ़ी बाकी सारा फ़ी लग रहा है तो 3700 भी मैनेज इतना किया जा सकता है। तो एग्ज़ाम फ़ी है इस कॉलेज का 3700 रुपया पर सेमेस्टर। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें, देखिए हॉस्टल फ़ी मंथली हम लोग बात करेंगे और मेस फ़ी भी हम लोग मंथली बात करेंगे। तो अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको 1 मंथ का 1000 देना रहता है। देखिए पहले इस कॉलेज का था 1000, कुछ मंथ पहले इसका फ़ी कम करके 800 कर दिया गया है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फ़ी मात्र 800 देना रहता है मंथली। और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका इस कॉलेज का 3300 है और मेस फ़ी वैरी कर सकता है। बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, सबका लगभग 3300 है। 3300 से ज़्यादा नहीं जाएगा, बट कभी-कभी कम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि आपको कैसा खाना चाहिए, आपका कैसा मेन्यू है आपका हॉस्टल मेस का। बट इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ कि इसका मेस फ़ी 3300 से ज़्यादा नहीं है, 3300 है या फिर उससे थोड़ा कम ही है, ठीक है। तो ये इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर हो गया जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए। स्ट्रक्चर का बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा 2500, जो कि आपका एडमिशन कराते से ही लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी आपको पर सेमेस्टर 120 रुपये देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया ये आपका सेम ही है जनरल और ओबीसी का, जितना लगता है उतना ही है। एग्ज़ाम फ़ी यहाँ पर काफ़ी कम लगता है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी पर सेमेस्टर का देना रहता है मात्र 700 रुपया। जनरल और ओबीसी एग्ज़ाम फ़ी पे करते हैं पर सेमेस्टर का 3700 रुपये, यहाँ पर मात्र आपको 700 देना पड़ता है, जो कि काफ़ी सही है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए काफ़ी सही फ़ी है, जैसे कि जो अमाउंट है 700 रुपया। और हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी और जो मेस फ़ी है वो सेम ही लगता है जो आपका जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी का लग रहा होता है, ठीक है। ये तो बात हो गया हमारा फ़ी का कि फ़ी कितना लगने वाला है। अब बात आता है कि भाई सरकारी कॉलेज यार, कुछ तो स्कॉलरशिप वगैरह होगा, छात्रवृत्ति वगैरह कुछ तो मिल रहा होगा। क्या इस कॉलेज में भी छात्रवृत्ति मिलता है? तो हाँ, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पर आपको बेसिकली 2 स्कॉलरशिप मिलते हैं। पहला प्रगति, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, तो लड़का निराश ना हो, आपके लिए भी कुछ ना कुछ है। तो प्रगति जो है स्कॉलरशिप वो सिर्फ लड़की के लिए ही होता है, जो कि काफ़ी सही अमाउंट दे देता है आपको इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। और दूसरा स्कॉलरशिप है हमारा पीएमएस, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। ये आपका गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होता है। यहाँ से आप दोनों यहाँ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि स्कॉलरशिप मिलता कितना है, तो देखिए ये वैरी करता रहता है, ठीक है, कोई फिक्स अमाउंट रहता नहीं है। बट इतना बोल सकते हैं कि जितना भी आपका बीटेक कंप्लीट करने में फी स्पेंड होने वाला है, खर्च होने वाला है, उसका 50 to 70% आपका स्कॉलरशिप के थ्रू मिल रहा होगा। यानी कि जो 50 to 70%, यानी कि अगर आपका 10 रुपया इस कॉलेज से बीटेक कंप्लीट करने में स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो आपका हो सकता है 5 से 7 रुपया आपका स्कॉलरशिप के थ्रू ही मिल जाए आपको, ठीक है। तो काफ़ी सही है यार स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप ये सबके लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। और गर्ल्स के लिए तो और भी अच्छा है यार, उनके लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं, प्रगति भी और पीएमएस भी, दोनों का एक साथ आप फ़ायदा ले सकते हैं, ओनली गर्ल्स। बात कर लेते हैं एससीसी का। अब एससीसी क्या होता है? तो एससीसी हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, जो कि बिहार सरकार का एक स्कीम है, काफ़ी सही स्कीम है। अगर आपके पास इनिशियली कोई पैसा नहीं है, जैसा कि आपको पता है स्कॉलरशिप तो आपको सेकेंड ईयर से ही मिलना रहता है, तो अगर आपके पास इनिशियली कोई पैसा नहीं है एडमिशन कराने के लिए, आपके पास थोड़ा सा भी पैसा वगैरह नहीं है, फ़ी वगैरह आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस कॉलेज का, तो आप एससीसी का फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको लोन मिल रहा होता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 4 लाख रुपए, ठीक है। और ये लोन काफ़ी सही है। इस लोन का जो इंटरेस्ट होगा 5 साल बाद देना है। 5 साल बाद यानी कि जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है, उसके 1 साल बाद से इसका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। और अगर आप इंटरेस्ट रेट सुनिएगा तो आप और चौंक जाइएगा। इस लोन का इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, जो कि मात्र 4% है पर ईयर का। 4% पर ईयर। अगर आप अभी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 12 से 18% का देना रहता है, बट यहाँ पर आपको मात्र 4% देना रहेगा इस लोन का, वो भी ईयरली, वो भी अभी से नहीं, आप जब ले रहे हैं तब से नहीं, जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है उसके 1 या 2 साल बाद से आपको यहाँ पर देना रहता है, ठीक है। और जो इसका अमाउंट रहता है जो पे करना, वो एक बार में नहीं पे करना, आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। 2000 या फिर 3000 का मंथली आप दे सकते हैं, पे कर सकते हैं इजीली। तो ये काफ़ी सही चीज़ें मान करके चलिए।
अगर आपका जॉब लग गया तो 2000 3000 4000 क्या ही वैल्यू रखता है मंथली पेमेंट करने में इस लोन के लिए। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और कितना बार तो ये भी हुआ है कि इस लोन को माफ़ कर दिया गया है पॉलिटिशियन के द्वारा। जितने भी हमारे पॉलिटिशियन इलेक्शन वगैरह आपको पता है कि होते रहते हैं हमारे यहाँ, हर जगह होते हैं वैसे इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन के कारण इसको कई बार माफ़ भी कर दिया गया, बोला गया कि चलो जो भी लोन लिए थे अब उनका पैसा हो गया, अब हमको वापस नहीं चाहिए। तो मैं बस यही बोलूँगा, यही एडवाइस दूंगा कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना भी अच्छा है, आप अमीर हो या फिर गरीब हो, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का फ़ायदा लो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको जॉब ही चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलेज से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, जैसे कि हमारे रणवीर कुमार सिंह जो कि CSE से हैं, प्लेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। इस प्लेसमेंट ब्रोशर में अमाउंट मेंशन नहीं था कि कितने के अमाउंट पर प्लेस्ड हुए हैं। अगर आप इस प्लेसमेंट ब्राउज़र को देखेंगे तो यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए उनका अमाउंट मेंशन है। जैसे कि प्रिया कुमारी जो कि CSE डिपार्टमेंट से हैं, जिनका 3.2 का पैकेज लगा हुआ है। 3.2 LPA क्या होता है, लाख पर एनम, यानी कि आप कितना एक साल में अर्न कर रहे हैं। तो आपका 3,20,000 का लगा है, जो कि डिसेंट सा पैकेज है। बट सही है यार, इनिशियली इतना भी अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी सही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का लगा है इतना ही अमाउंट पर, 3.2 LPA पर बहुत सारा बच्चा का प्लेसमेंट हुआ है इस कॉलेज के अंदर। तो अगर बात करें इस कॉलेज का पिछले साल का प्लेसमेंट्स का, तो उसका लोएस्ट पैकेज आपका गया था 2.4 लाख का, जो कि ऑफर्ड हुआ था HCL कंपनी से, जो कि काफ़ी सही कंपनी है। मास रिक्रूटर है, एक बार आता है तो बहुत सारे बच्चों को हायर करके जाता है। और जो आपका हाईएस्ट पैकेज था वो 12 लाख LPA का गया था। LPA यानी कि लाख पर एनम, जो कि आपका ईयरली CTC पैकेज होता है 12 लाख। आप सोच सकते हैं काफ़ी सही, आपका 1 लाख का मंथली पैकेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 12 लाख हाईएस्ट पैकेज, काफ़ी सही है। देखिए हाईएस्ट पैकेज इसलिए दिखाया जाता है ना कि वहाँ पर भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर के मेहनत कर रहे हैं, आप जो भी आपका ब्रांच पेपर है आप सही से पढ़ रहे हैं, आप इंटरव्यू वगैरह का प्रॉपर प्रिपरेशन कर ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इससे भी ज़्यादा पैकेज फोड़ दें, ठीक है। तो काफ़ी सही पैकेज जाता है। यहाँ पर बिहार इंजीनियरिंग में एक यही चीज़ आ जाता है, बिहार इंजीनियरिंग लगभग सेम होता है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट कितना पढ़ता है। जितना स्टूडेंट पढ़ता है उतना ही उसका पैकेज जाता है। तो ये ऐसा आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ कम पैकेज गया वहाँ ज़्यादा पैकेज गया, ये प्रॉपर डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि कंपनीज को डिग्री से मतलब नहीं होता है, कॉलेज से मतलब नहीं होता है। उनको कोई फायदा नहीं यार कि कॉलेज कितना अच्छा है, उनको मतलब है कि बच्चा स्किल्ड है कि नहीं है, उसको आपका काम चाहिए। तो अगर आप सही से पढ़ते हैं, आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं अपने सारे बैचमेट से, तो हो सकता है कि आप इससे भी ज़्यादा पैकेज फोड़ लें। तो लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ तक देखते आ रहे हैं और शुरू से देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको इस चीज़ के रिलेटेड बहुत सारा अपडेट्स मिलने वाला है, बहुत सारा गाइडेंस, मेंटरशिप, जितना चीज़ होता है आपको सारा चीज़ आपको मिल रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़े। अगर आपका स्पेसिफिक ब्रांच ये है तो अगर आप उस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो पक्का कर देना यार, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।